Good afternoon to all of you. In our last class, we have started topic functions in Python. Am I audible? Good afternoon. Now, it is very important topic. We will start to define our own function that is called user defined function. User defined function. This is today's topic. But before joining all other students, I will recap previous topic, some important information that functions and modules in Python are classified in three main category. बेटा हम लोगों ने कल जो टॉपिक शुरू किया था उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या देखा इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि पाइथन में सारे फंक्शंस मॉड्यूल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 बिल्ट इन फंक्शन, नंबर 2 मॉड्यूल्स और नंबर 3 यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये दो कैटेगरी कल हमने डिस्कस की है। कल ये दो कैटेगरी समझिए, बिल्ट इन एंड मॉड्यूल्स। एक शॉर्ट में रिकैप करें, व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शन एंड व्हाट इज मॉड्यूल। बिल्ट इन फंक्शन which can be used directly without importing any header file, importing any library in our program। वो फंक्शन जिनको हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं, जैसे कि len फंक्शन, जैसे कि टाइप फंक्शन। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे थे बिल्ट इन फंक्शन के। वो एग्जांपल ये थे int, str, float, input। these are built in functions। इन फंक्शंस को डायरेक्टली हम यूज करते हैं। दीज आर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, डायरेक्टली हम इनको यूज करते हैं। जस्ट मैं एक लिंक शेयर कर दूं अदर ग्रुप में मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी ज्वाइन हो जाए। यस, तो these are some examples of built-in functions which I already discussed in our last class। type, int function, str function, float function, eval function, these are built-in function। min and max, abs, these are built-in function। and then modules means all those functions which are associated with any module file are called module function। Here there are two options for us। We can define our own module and our user defined function can be stored in these module, and some already defined modules are also available for us, just like random module, just like string module। Some functions which are defined in predefined module file are called module function। Module is a py extension file which store definition of some functions and variables which are required in our program।
whenever we have to use any module associated function, then we must have to import that module. इस मॉड्यूल से रिलेटेड फंक्शन को यूज करने के लिए प्रोग्राम में सबसे टॉप पर उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना जरूरी होता है. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल वी वांट टू यूज एनी मैथमेटिकल फंक्शन, वी हैव टू इंपोर्ट मैथ, देन वी कैन यूज all mathematical function like sqrt, log10, sin, cos 10, etc. तो डिफरेंस क्या हुआ बेटा? इन शॉर्ट डिफरेंस बिल्ट इन फंक्शन और मॉड्यूल से एसोसिएटेड फंक्शन का डिफरेंस इनके यूज में भी पता लगता है. जो मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन होते हैं मैथ डॉट एसक्यूआरटी, इसमें मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन नेम लिखना होता है. पर वही बिल्ट इन फंक्शन जनरली कैसे यूज होते हैं? डायरेक्टली, बगैर मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम. तो बिल्ट इन फंक्शन और मॉड्यूल एसोसिएटेड फंक्शंस का डिफरेंस समझ में आया. अभी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसको हम बहुत ही आराम से अच्छे से समझेंगे. वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि हम अपने खुद के फंक्शंस कैसे बनाएं. और फिर हम लौट के वापस इस मॉड्यूल पर आएंगे कि हम खुद का मॉड्यूल कैसे बनाएं, उसमें हमारी मॉड्यूल की फाइल कैसे क्रिएट करें और उसको हम क्या अपने अदर प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे. मतलब ये हमको ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने खुद के मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कई सारे हमारे बनाए हुए फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं. जिस तरीके से मैथ मॉड्यूल या रैंडम मॉड्यूल प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, वी कैन क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल एंड वी कैन इंपोर्ट इन आवर ओन प्रोग्राम. तो ये हम इस मॉड्यूल के बाद डिस्कस करेंगे. कल हमने मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस की लिस्ट देखी. इसके अलावा हेल्प फंक्शन एक देखा कि किसी भी फंक्शन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हेल्प के ब्रैकेट में वो फंक्शन का नेम लिखें, हमको उस फंक्शन की पूरी डिटेल मिल जाती है. ये सिंटेक्स था, इंपोर्ट मैथ प्रिंट हेल्प ब्रैकेट में मैथ डॉट कॉस्ट, ये डिस्क्राइब कर देगा मैथ फंक्शन. वैसे किसी भी फंक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन कि वो क्या काम करता है, उससे रिटर्न क्या होगा, उसका आउटपुट, उसमें पैरामीटर क्या पास होंगे, वो डिटेल पूरी मिल जाती है हमको हेल्प फंक्शन. स्ट्रिंग से एसोसिएटेड स्ट्रिंग मॉड्यूल, ये ऑलरेडी डिटेल में हमने देखा हुआ था स्ट्रिंग टॉपिक जब किया था. रैंडम मॉड्यूल, इससे एसोसिएटेड फंक्शन कई सारे देखे, पर उतने सारे फंक्शंस का जीसी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सब में इंपॉर्टेंट, ताकि कुछ क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे उसके लिए ये समरी आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल. मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रैंडम मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं उनका यूज ध्यान रखिएगा. फर्स्ट फंक्शन रैंडम. रैंडम फंक्शन जो है, ये रैंडम फंक्शन रैंडम वैल्यू जनरेट करता है. जब भी यूज करना होगा, कैसे यूज होगा ये सारे फंक्शन, इन सभी फंक्शंस को यूज करने के पहले आपको ऊपर इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट रैंडम. उसके बाद प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम, लाइब्रेरी का नाम रैंडम डॉट फंक्शन नेम इज ऑल्सो रैंडम. तो ये फंक्शन जो है, ये ऑलवेज इट विल रिटर्न अ फ्लोट वैल्यू बिटवीन रेंज फ्रॉम 0 to 1. हियर 1 इज एक्सक्लूडेड. ध्यान दीजिए इस बात को, सबसे जरूरी, कि यहां पर ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन केवल रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा 0 से लेकर 1 तक की. दिस फंक्शन विल जनरेट रैंडम वैल्यू फ्रॉम 0 to less than 1. इसमें 1 नहीं आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें 1 नहीं आएगा. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट 15 प्लस रैंडम डॉट रैंडम इंटू 5. इसका पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? सपोज ये क्वेश्चन आया बोर्ड में, व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जनरेटेड बाय अबोव कोड. तो आप सबसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कोड से, इस 2 लाइन के कोड से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? यस, 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं ताकि देख पाऊं आपके कमेंट, कोई डाउट डिफिकल्टी यदि रहे तो. आप जब तक इसका आंसर जिनका हो चुका है वो आंसर टाइप कर दीजिएगा प्लीज.
यस, आंसर कोई दे रहे हैं इसका? मेरे क्वेश्चन और आप तक पहुंचने में एक ट्रांसमिशन। यस, नीरज का पहला आंसर देख पा रहा हूं मैं। नीरज बता रहे हैं कि आंसर होगा 15 से 40। वसंत ने मिनिमम 15 लिखा है। और मिनिमम 15, मैक्सिमम 40। मैक्सिमम 40 लिख रहे हैं तनुदीप। मैक्सिमम 40, मिनिमम 15। अंकित, सिद्धांत, तनुदीप 15 और 40 आंसर लिख रहे हैं। यस। अब ये बेटा, ये आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसके लिए एक चीज समझ लीजिए। रैंडम की जो वैल्यू है, और रैंडम की वैल्यू कहां तक की होगी? रैंडम की वैल्यू हमको पता है 0.0, लेस देन आर इक्वल्स टू n एंड लेस देन 1 होगी। तो इसको यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई विथ 5, देन पॉसिबल रिजल्ट विल बी, यस, देन पॉसिबल रिजल्ट विल बी, दोनों साइड यदि 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? ये होगा 0.0 लेस देन आर इक्वल्स टू, और यहां पर लेस देन 5 ही होगा। क्लियर? अब उसके बाद यहां पर यदि हम दोनों साइड में ऐड करें, इफ वी ऐड 15 इन लोअर एंड अपर साइड, वी ऐड 15 इन लोअर एंड अपर साइड, तो यहां पर, यहां लोअर साइड में 15 ऐड किया तो ये हो जाएगा 15 लेस देन आर इक्वल्स टू, और यहां पर भी यदि हम ऐड कर रहे हैं 15 तो ये वैल्यू कितनी पहुंच रही है? 20। क्लियर? तो आंसर विल बी लेस, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो इसकी होगी 15 और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 20। सबकी ऑलमोस्ट मिनिमम वैल्यू सही है, बट यस, इधर योगेश का आंसर देख पा रहा हूं, योगेश ने सही लिखा है। योगेश ने सही लिखा है, तो मिनिमम वैल्यू जो आंसर रहेगा, आंसर विल बी मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम विल बी 20। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा। सागर ने भी सही लिखा है, वसंत ने सही लिखा है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका आउटपुट, रूपल ने भी करेक्ट किया आंसर 15-20, ये आंसर रहेगा बेटा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस काफी हो सकते हैं बेटा, तो ध्यान रहे इसको। इसको इसके लिए हम कई सारे क्वेश्चंस का सेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि आप इसको प्रैक्टिस कर पाए। वैसे यदि जब बुक अवेलेबल होगी, बुक के एक्सरसाइज में भी है, या सीबीएसई के लास्ट ईयर के क्वेश्चन, या फिर प्री बोर्ड के क्वेश्चंस का सेट, मैं लिंक के थ्रू आपसे जब कंपाइलेशन कंप्लीट होगा तो आपको प्रोवाइड करूंगा। कोई डाउट है इसमें? रजत पूछ रहे हैं कि वो लेस देन 20 नहीं होता। एक्चुअल में ये पूरा लेस देन 20 ही रहेगा बेटा रजत, क्योंकि यहां तक का यदि हम मैक्सिमम वैल्यू की भी बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वो जितनी भी होगी 0.9 हो सकती है मैक्सिमम, 0.9999, 1 तो होगी नहीं। तो वो लेस, यस, हाँ, रजत का डाउट सही है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लेस देन 20 होगी। करेक्ट, करेक्ट, लेस देन 20 होगी। यस, मैं आपका, मैं जो रिजल्ट है उसको करेक्ट कर रहा हूं। तो सही है कि आउटपुट जो है मिनिमम 15 और मैक्स लेस देन 20 होगा। करेक्ट। तो हम ये इस तरीके के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रहे। क्लियर? मैक्सिमम विल बी 19 नहीं कह सकते बेटा, पर आंसर में लिखेंगे हम मैक्सिमम लेस देन 20।
नॉट 20, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो है, आगे जा रहे हैं हम। ये मॉड्यूल्स और फंक्शंस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा, उसको शुरू कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है एक्चुअल में? एक सिंपल वर्ड्स में पहले मैं लिख दूं, फिर स्लाइड्स पर जाता हूं। यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस अ फंक्शन defined by us is called user defined function, is called user defined function। जब भी पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना होगा तो आपको दो चीजें याद रखनी होगी। फॉर डेफिनेशन ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन यू मस्ट हैव टू अप्लाई दीज टू थिंग्स। नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नंबर टू, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉल करना, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होगी। फर्स्ट, डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन, और दूसरा कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो यहां पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल, एक विदाउट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन अप्रोच यदि हम काम कर रहे हैं, हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम पहले देख लो कि a इक्वल इंट इनपुट, विदाउट यूजिंग फंक्शन अभी कर रहे हैं हम इसको। देखिए, फिर इसको मैं फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। इनपुट एंटर a, सिंपल सा क्वेश्चन, एडिशन ऑफ टू नंबर का। एंटर a, ये एक वैल्यू इनपुट किया हमने। उसके बाद दूसरा वैल्यू इनपुट किया यूजर से, यूजर से दूसरा वैल्यू इनपुट किया, एंटर बी। We have entered two value from user. Now we want to add these two values. उसके लिए हमने सिंपल सा एडिशन का फॉर्मूला लगाया, c इक्वल a प्लस बी। देन वी आर शोइंग द रिजल्ट c। दिस इज विदाउट यूजिंग फंक्शन। अभी ये जो कोड है सामने, ये विदाउट यूजिंग फंक्शन है। नाउ अब यही हम फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन से कैसे किया जाए। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, फंक्शन जब भी बना रहे हैं तो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करते समय दो चीजें माइंड में रहना चाहिए कि आपको फंक्शन डिफाइन करना है और फंक्शन कॉल करना है। कहां पे होगा फंक्शन डेफिनेशन? तो आपके प्रोग्राम में टॉप पे, और कॉलिंग होगी उसके बाद में। क्या किया जाएगा, हम यही सारे स्टेटमेंट, एक सिंपल सा केस, यूजिंग फंक्शन करना है इसको, तो हमने यहां पर इस सबको यहां पर वी हैव डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन। जब भी फंक्शन डिफाइन करना हो तो फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स ये है। ये क्या हो गया, अभी बंद हो गया क्या चेक करने का? यस, फॉर फंक्शन डेफिनेशन वी मस्ट हैव टू राइट हियर डेफ कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, देन पैरामीटर। दिस इज द हेडर लाइन सिंटेक्स फॉर फंक्शन। जब भी फंक्शन डिफाइन करना हो तो इसका हेडर लाइन ये रहेगा, फंक्शन डेफिनेशन का जो सिंटेक्स रहेगा वो ये रहेगा। और उसके बाद फंक्शन ने क्या एक्शन लेना है, फंक्शन में क्या लाइंस आएगी, वो आप उसके बाद मेंशन करेंगे। एक फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है बेटा, फंक्शन नेम आप डिसाइड करेंगे, उसके पहले कीवर्ड यूज होगा डेफ, और ब्रैकेट में आर्गुमेंट लिस्ट आएगी। बेटा ये आर्गुमेंट लिस्ट को भी छोड़ दो, मैं आगे उसका एग्जांपल पाऊंगा, तब एक साथ सारी चीजें समझने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अभी एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे विदाउट आर्गुमेंट का, पहले उसको देखो कि हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर की प्रॉब्लम है, ए और बी हमने इनपुट किया है, ऐड किया और रिजल्ट सी प्रिंट किया है। इसको यूजिंग फंक्शन करना है, तो कैसे किया जा रहा है, यहां पर हमने ऊपर टाइप किया डेफ, फंक्शन का नेम हमने डिसाइड कर लिया ऐड, दिस इज डिसाइडेड बाय अस, फंक्शन का नेम ब्रैकेट एम्प्टी और ऊपर कॉलन लगा दिया। ये बन गया बेटा एक फंक्शन हमारा। इस फंक्शन का नाम हमने ऐड दिया, और उसमें किया क्या है, सारी जो लाइनें नॉर्मल प्रोग्राम में लिखी जा रही थी वो सारी लाइनें हमने कहां कर दी है, वो हमने एक फंक्शन में लिख दिया और यहां पे फंक्शन को कॉल कर लिया। जस्ट ये है कॉलिंग, ये कॉल किया हुआ है फंक्शन को, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड
फंक्शन डेफिनेशन। एक ही प्रोग्राम में कई सारी फंक्शन की डेफिनेशन भी हो सकती है। अब आप इसमें दो पार्ट समझ लीजिए कि आपका मेन प्रोग्राम क्या है और सब प्रोग्राम क्या है। यहां पर जितने जब प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो प्रोग्राम में कई सारे जब फंक्शंस होंगे तो ऐसी सिचुएशन होगी, आपने फंक्शन 1 बनाया, उसके बाद हो सकता है उसके बाद फंक्शन 2 भी डिफाइन किया, आपके प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस की जरूरत है, सपोज आपने फंक्शन 2 डिफाइन किया, ऐसे कई सारे फंक्शंस बनाए और उसके बाद आपने यहां पर इनको कॉल करने के लिए स्टेटमेंट लिखे। मैं इनके नेम रिड्यूस कर दे रहा हूं ताकि कॉलिंग में कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे। फंक्शन 1, फंक्शन 2, और फिर यहां पर प्रोग्राम की लाइंस हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, बाकी रिमेनिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। कभी फंक्शन 2 को पहले कॉल कर लिया फिर फंक्शन 1 को कॉल किया, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। तो एक लेआउट माइंड में पिक्चर क्लियर है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड section for different function definition, and here it is called our main program. Whenever we run our program, computer will start execution from here. जो main indent होता है, जहां से indent कुछ भी नहीं होता है, उस section से शुरू होता है main। इसके ऊपर सारे def कीवर्ड के functions की definition की header line होती है। जब भी प्रोग्राम रन होगा तो प्रोग्राम रन होने का स्टार्टिंग पॉइंट, एग्जीक्यूशन पॉइंट यहां से होगा। ये मैंने ऐसी सैंपल लाइंस लिखी हुई है, क्लियर। तो अभी हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जो बना सामने यूजिंग फंक्शन, वो ये था कि हमने एक सिंगल फंक्शन डिफाइन किया ऐड, और उस ऐड फंक्शन को में करना क्या है, ऐड फंक्शन में दो नंबर यूजर से इनपुट लिए, इसने नंबर्स को ऐड किया और आउटपुट प्रिंट कर दिया, क्लियर। अब एक चीज अच्छे से समझ लें कि फंक्शन डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 4 कैटेगरी जिसको समझ में आ गई, वो किसी भी तरीके से बड़े फ्लेक्सिबल वे में किसी भी प्रॉब्लम पे फंक्शन बना पाएगा। बेटा ये बुक में भी ये 4 तरीके अलग से नहीं दिए हुए हैं, ये फंक्शन समझने का बहुत ही आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि whenever we have to define function, we can define function in 4 ways। कैसे, वो 4 ways क्या है, अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कैसे फंक्शन डिफाइन करना और उसको कॉल कैसे करना है। On the basis of argument and return value, we can define in function in 4 ways। पर ये 4 ways सभी जगह लगेंगे ऐसा नहीं है, जहां जो तरीका ज्यादा सूट करता है वो ही यूज करना है। जैसे पहला जो तरीका वो है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। ये अभी हमने जो ऊपर फंक्शन बनाया बेटा, इसमें न तो कोई आर्ग्यूमेंट पास किया है और नहीं कोई रिटर्न दिया है, क्लियर। ये हमारा जो ऊपर जो एग्जांपल हमने यूज किया है, ये फर्स्ट टाइप को ही बिलोंग करता है, नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न, क्लियर। क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं है यहां पर, जब फंक्शन कॉल किया जाए और कॉल करते समय पैरेंथेसिस में ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ा जाए और डेफिनेशन में भी ब्रैकेट्स एम्प्टी है, तो इसका मतलब यू आर कॉलिंग अ फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, क्लियर। यहां पर हमने इस फंक्शन को खाली हाथ कॉल किया, ऐसा बोल सकते हैं। वी आर कॉलिंग अ फंक्शन विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर, विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट। अभी दोनों वर्ड पे कंफ्यूज ना हो, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में बोल रहा हूं, एक स्लाइड सा डिफरेंस आ गया है। तो फंक्शन को कॉल करते समय यदि पैरेंथेसिस में कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं तो इसको कहा जाता है नो आर्ग्यूमेंट। तो ऐसे फंक्शन की डेफिनेशन में भी जरूरी है कि डिफाइन करते समय पैरेंथेसिस एम्प्टी रखे जाए। तो वैसे ही किया, ये दो चीजें बैलेंस होना चाहिए बस। तो फंक्शन करेगा क्या, जब भी कॉल होगा उठ के सीधे लाइनें एग्जीक्यूट होते जाएंगी, पहले इनपुट कर लिया, फिर कैलकुलेशन हो गया और फिर आउटपुट, क्लियर। तो इस तरीके से वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। अभी रिटर्न क्या है वो भी आएगा, है ना, धीरे धीरे चीजें ओपन होगी
तो आपको एक एक चीजें समझ में आएगी। मैं सारी टर्मिनोलॉजी एक साथ सामने रख दूंगा तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो अभी आर्गुमेंट की बात समझ में आई कि हमने फंक्शन को खाली हाथ कॉल किया, मतलब कॉल करते समय कुछ भी पैरेंथेसिस में नहीं दिया। अब देखिए यही प्रॉब्लम है, इसको हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। यहां पर सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड क्या होगी, हम सेकंड मेथड जो अप्लाई करेंगे, यस आर्गुमेंट नो रिटर्न। अभी ऊपर वाली प्रॉब्लम में क्या हुआ कि ये फंक्शन ऐड जो डिफाइन हुआ है, इसमें इस फंक्शन ने खुद ने इनपुट भी किया है, इसी फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन भी हुआ है और इसी फंक्शन के अंदर आउटपुट भी हुआ है। तीनों जॉब इनपुट कैलकुलेशन आउटपुट के परफॉर्म किए हैं इस फंक्शन ने। दिस फंक्शन इज परफॉर्मिंग ऑल थ्री जॉब्स, इनपुट कैलकुलेशन एंड आउटपुट। नाउ वी आर inputting data from main function and then we want to pass this data to function add। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इनपुट हम मेन फंक्शन से करें और ऐड फंक्शन को केवल कैलकुलेट और प्रिंट करने का बोले। मतलब एक तरह से मेन प्रोग्राम हमारा मास्टर प्रोग्राम हो गया और ये फंक्शन जो उसका स्लेव हो गया। मास्टर प्रोग्राम के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर डेटा इनपुट करेंगे और फंक्शन को बोलेंगे जाओ इसको ऐड करो और इसका रिजल्ट प्रिंट करो। तीन जॉब है, तीन जॉब को अलग अलग जगह पे करवा रहे हैं। इन अलग अलग करने से आपको ये चारों टाइप समझ में आ जाएंगे। नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट, यस आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न। तीसरा क्या होगा, गैस कर लो। यस, सही बोल रहे हैं। यस आर्ग्यूमेंट, यस रिटर्न। और फोर्थ जो होगा, गैस कर लो। यस आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट एंड यस रिटर्न। करेक्ट। बस कॉम्बिनेशन तो बना है, और ये कॉम्बिनेशन ऐसे है कि इससे सारा टाइप की डेफिनेशन आपकी हर तरीके से फंक्शन को डिफाइन करना और प्रॉपरली कॉल करना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए ध्यान से, अब इसी प्रोग्राम को हम फिर से कैसे करने जा रहे हैं। यहां पर ये चारों टाइप तो मैंने लिख दिए, अब सेकंड टाइप इंप्लीमेंट कर रहा हूं, यस आर्गुमेंट नो रिटर्न। यस आर्गुमेंट नो रिटर्न के लिए क्या होगा, यही प्रोग्राम है डिफाइन ऐड। इसमें क्या चेंजेस होंगे, पहले चेंजेस ध्यान से ऑब्जर्व करना। कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा, आपका टाइम सेव करना है मुझे। यस, तो ये अब इसको यस आर्गुमेंट नो रिटर्न में कैसे कन्वर्ट किया जाए। हमने बोला कि ये फंक्शन को इनपुट नहीं करवाना है, एडिशन ऑफ टू नंबर होना है, पर एडिशन के लिए जो नंबर इनपुट होना हम चाहते हैं वो कहां से हो, वो वो होना चाहिए मेन से। तो कोई बात नहीं, वो इनपुट का टास्क मैंने कर दिया इधर। देखिए बेटा, देखो बेटा जी, अब ये ए और बी इनपुट कर रहे हैं हम मेन फंक्शन से। आपको दिख रहा है यहां पर, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन अभी पूरी नहीं है, अभी बहुत सारे चेंजेस होना है इसमें, पर पहले अभी आप इतने पर फोकस कर लीजिए। मैं उसको हटा ही देता हूं, अभी कंफ्यूजन होगा। हमने मेन फंक्शन में इनपुट कर लिया ए और बी, दो नंबर का इनपुट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको ऐड करना है ए और बी को, और इसके बाद इसका एडिशन का रिजल्ट प्रिंट करना है। ये काम हम फंक्शन से करवाना चाह रहे हैं। वी वांट टू परफॉर्म दिस टास्क बाय फंक्शन। तो करने के लिए हमने ये डेटा फंक्शन को दे दिया, जाओ ऐड फंक्शन ए और बी को ऐड करके लाओ। तो अब ये ऐड फंक्शन जी जो है इनको कंप्लीट करना है हमें, वो कहां से होंगे। तो इसकी डेफिनेशन, जो फंक्शन कॉल हो रहा है प्रोग्राम में, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो भी कॉल हो रहा है, उसकी डेफिनेशन ऊपर होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं अपनी डेफिनेशन डेफ ऐड। अब यहां पर ये थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हो गया, इसको समझने वाली बात है कि ये पहली बात तो यदि ऐसा ही ऐसा कोड रन कर दिया ना, तो यहीं पर एरर आ जाएगी बेटा, कि ये कॉलिंग और डेफिनेशन की मिसमैच हो गई। यू आर कॉलिंग अ फंक्शन विथ पासिंग टू पैरामीटर, और दो पैरामीटर का तो कोई फंक्शन है ही नहीं यहां पर। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमने पैरामीटर रखना है। हमने यहां पर रख दिए पैरामीटर ए और बी। अब मैं एक अच्छी बात बताता हूं, यहां पर जो वर्ड बोल रहा हूं ना मैं, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, वो दोनों दिख रहे हैं आपको बेटा। यहां ये जो ए बी है, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज ए बी आर पैरामीटर। इनके दोनों के नेम, आर्गुमेंट का नेम और पैरामीटर का नेम
सेम हो सकता है और अलग भी हो सकता है। आर्गुमेंट यहाँ पर और पैरामीटर यहाँ पर, तो मैं नाम बदल दूं ताकि आपको बोल पाऊं कि ये आर्गुमेंट और ये पैरामीटर। तो इस बार मैंने नाम इसका कर दिया ए बी के बजाय एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई है तो इधर भी फिर एक्स वाई करना होगा। जरूरी नहीं है कि नाम बदलना भी है और जरूरी नहीं कि नाम सेम रखना है, आपकी चॉइस। आप सेम रखो या अलग अलग रखो, पर अलग अलग रखने में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, काम तो हमारा हो रहा है ना, हमको दो नंबर ऐड करवाने हैं। वो चाहे किसी भी नाम से हो जाए, एक्स वाई जेड से हो जाए, एबीसी से हो जाए, हमारे को दो नंबर ऐड करवाने। तो वही हो रहा है। देखो, अब ये फंक्शन जो है, जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, ध्यान से देखिए, पूरा प्रोग्राम रेडी है, इतना सा छोटा सा प्रोग्राम जिसमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है। जैसे ही प्रोग्राम रन होंगे, सबसे पहला लाइन जिसको कंप्यूटर रीड करके एग्जीक्यूट करेगा वो लाइन होगी ये, क्योंकि ये होता है मेन फंक्शन। मेन इंडेंट पर डेफ लाइन के बाद जो पहली लाइन होती है, अदर देन डेफिनेशन लाइन, वहीं से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो वो पहली लाइन फंक्शन डेफिनेशन के बाद पहली लाइन ये है, यहीं से हमारा मेन प्रोग्राम माना जाएगा और यहां से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। इट विल टेक इनपुट ऑफ ए, देन इट विल टेक इनपुट ऑफ बी। सपोज हमने ए की वैल्यू 5 दिया, बी की वैल्यू 7 दिया। नाउ वी आर कॉलिंग फंक्शन ऐड। हमने फंक्शन ऐड को कॉल किया बाय पासिंग ए बी। ए और बी की 5 7 वैल्यू पास कर दी। जिसको बोला जा रहा है ए बी है आर्ग्यूमेंट और एक्स वाई है पैरामीटर। तो ए का वैल्यू एक्स में जाएगा, बी का वैल्यू वाई में जाएगा। ऐसा होता है जब हम फंक्शन में पैरामीटर आर्गुमेंट पास करते हैं, तो वही आर्गुमेंट उसके रिस्पेक्टिव पैरामीटर में जाते हैं। मतलब जो पहली वैल्यू है वो पहले पैरामीटर में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे पैरामीटर में जाएगी। तो ए की वैल्यू एक्स में चली जाएगी, बी की वैल्यू वाई में चली जाएगी। मतलब एक्स को मिल गया 5, वाई को मिल गया 7। अब ये एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। 5 और 7 जुड़ेंगे, इट विल एड 5 एंड 7। आंसर z विल बी z की वैल्यू होगी 12। ये z प्रिंट कर देगा 12। मतलब यूजर को स्क्रीन पे दिखेगा क्या? यूजर को अंदर की चीजें नहीं दिखाई देगी। यूजर जब प्रोग्राम रन करेगा, तो यूजर प्रोग्राम रन करेगा तो उसकी स्क्रीन पर तो सामने जैसा मैसेज पहले आ रहा था वैसे ही आएगा। एंटर ए, यूजर ने दिया 5। एंटर बी, यूजर ने दिया 7। और यूजर को आंसर जो मिल जाएगा, सीधे आंसर मिल जाएगा 12। यूजर को इससे कोई मतलब नहीं, जो रन कर रहा है प्रोग्राम उसको तो सिंपली जैसा पहले हुआ था वैसा ही मिलेगा। पर इस बार इंप्लीमेंटेशन डिफर है पिछली बार से। पिछली बार हमने कोई पैरामीटर नहीं दिए थे, इस बार पैरामीटर दिए। कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए थे, इस बार आर्ग्यूमेंट पास किए। क्लियर? ये बहुत जरूरी है समझना। ऐसा ही मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं कि बहुत अलग अलग वैरायटी में बना के, क्योंकि स्टूडेंट को इसी में गलती होती है कि फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉल नहीं करते या कॉलिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन नहीं होती है, तो एरर्स आती है और इवन आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन या एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। ये टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से फंक्शंस डिफाइन कर पाएंगे बेटा। इन शॉर्ट बता दूं, फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करने के 4 तरीके होते हैं। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, यस आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, यस आर्ग्यूमेंट यस रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट यस रिटर्न। पानी पी लेता हूं 2 मिनट। हाँ, अब ये 4 तरीके में से 2 तरीके इंप्लीमेंट कर लिए हमने। बहुत सिंपल है पर बहुत ही यूजफुल है। कोई को कुछ भी डाउट नहीं रखना है इसमें। पहला नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न का तरीका क्या था? सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम से हम एक ही सिंपलेस्ट प्रॉब्लम को 4 तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक एडिशन ऑफ 2 नंबर की पूरी प्रॉब्लम, इनपुट कैलकुलेशन आउटपुट को हमने एक ऐड फंक्शन में डिफाइन किया, जिसमें न तो कोई आर्गुमेंट था और न कोई रिटर्न। बस ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया, प्रोग्राम रन होगा, 2 नंबर इनपुट होके ऐड हो जाएंगे और आंसर शो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा इंप्लीमेंटेशन हमने किया वो ये, दूसरा इंप्लीमेंटेशन ये कि जिसमें हमने मेन प्रोग्राम में इनपुट करवा लिया। इनपुट करने के बाद ऐड करवा दिया इनको। ऐड करने के बाद इनको ऐड करने का टास्क दिया है फंक्शन को, और प्रिंट करने का भी टास्क दिया है फंक्शन को। तो यहां पर ऐड हो रही वैल्यू ए और बी की, जिनको ऐड होना उनको पास किया फंक्शन में। अब यहां पर ये वैल्यूज ए और बी जो है आर्गुमेंट कहलाएंगी, एक्स और वाई इसके रिस्पेक्टिव पैरामीटर करें। मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लूं बेटा, कहीं पर कोई
कुछ मिसिंग तो नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो लिख दीजिएगा कमेंट में। वसंत ने लिखा है फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ बेटा वसंत, मैं थोड़ा सा रिकैप कर ही रहा हूँ, मेरी आदत है रिपीट करने की, ताकि बोल बोल के याद करवाता हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है। तो ये जो दूसरा तरीका है कि फंक्शन जो है, सेकंड डेफिनेशन जो है, सेकंड डेफिनेशन में हम फंक्शन को डिफाइन इस तरीके से कर रहे हैं कि जिसमें यूजर से इनपुट लिया जाएगा ए और बी का, ठीक है। अब ये जो इनपुट लिया वो मेन फंक्शन में हमने लिया, यहां से मेन शुरू हो गया, और जो ए बी की वैल्यू वो फंक्शन में पास कर दी, वी आर पासिंग दिस वैल्यू इनटू फंक्शन, एंड देन अब ये ए और बी की वैल्यू जब फंक्शन कॉल होगा, ये कॉल हो रहा है फंक्शन यहां से, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ फंक्शन बाय पासिंग आर्गुमेंट। अब हम फंक्शन को खाली हाथ कॉल नहीं कर रहे हैं, वी आर पासिंग दिस टू वैल्यूज ए एंड बी इनटू फंक्शन। ये ए और बी किसमें पास होंगे? फंक्शन के पैरामीटर्स में। ए वैल्यू विल बी सप्लाई इनटू एक्स, बी विल बी सप्लाई इनटू वाई। ए पहुंचेगा एक्स में, बी पहुंचेगा वाई में। ए और बी का रोल यहां पर एक्स वाई पूरा करेंगे, ऐड हो जाएंगे एक्स वाई, आंसर जेड में स्टोर कर देंगे, आंसर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? आगे जाएं। नेक्स्ट जो है, अब उसके बाद इसी फंक्शन को हम तीसरे तरीके से वी आर डिफाइनिंग इन थर्ड वे। तो थर्ड वे जो है, इट इज कॉल्ड यस आर्गुमेंट एंड यस रिटर्न। यस आर्गुमेंट एंड यस रिटर्न, ठीक है। इसके लिए वैसे इस आउटपुट की जरूरत नहीं है, सब में सेम आउटपुट ही आना है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा। क्लियर? नाउ यस आर्गुमेंट यस रिटर्न कैसे होगा? यहां पर अब एक और हीरो की एंट्री होने वाली है, हीरोइन की एंट्री होने वाली है, रिटर्न स्टेटमेंट। ये रिटर्न क्या है एक्चुअल में? देखो अभी आपने एक चीज समझी बेटा, कि यहां पर फंक्शन के डेफिनेशन से कॉलिंग पर कुछ भी पास करना है। फंक्शन की कॉलिंग से डेफिनेशन, कॉलिंग स्टेटमेंट, इसी डेफिनेशन में कुछ पास करने के लिए वी यूज आर्गुमेंट। मतलब ये फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट है और ये है फंक्शन की डेफिनेशन। तो कॉलिंग से डेफिनेशन में कुछ भी पास करने के लिए वी यूज आर्गुमेंट। क्लियर? यहां से फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉलिंग से ए भी पास कर रहे हैं एक्स वाई में। क्लियर? तो कॉलिंग से डेफिनेशन में कुछ भी पास करना है, उसके लिए वी यूज आर्गुमेंट्स। बट फ्रॉम डेफिनेशन टू कॉलिंग, यदि ये डेफिनेशन से कुछ भी कॉलिंग तक हमको पास करना है, देन वी यूज पैरामीटर, देन वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब डेफिनेशन से, फंक्शन की डेफिनेशन से फंक्शन के कॉलिंग पर यदि कुछ वैल्यू सप्लाई करना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट। हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, उसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है। whenever you want to use return, then you have to like return any variable, return any value, return any expression। अब कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने इसका सिंटेक्स लिखा है यहाँ पर, देखिए। अब ये थर्ड टाइप इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं। यस आर्गुमेंट एंड यस रिटर्न। देखो इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब ये हमारी स्टोरी जो पुरानी है एडिशन ऑफ टू नंबर की, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, तो ये यस आर्गुमेंट और यस रिटर्न के वे में इंप्लीमेंट हो जाएगा। कैसे? अभी एड फंक्शन जो है, इसके लिए मेन फंक्शन से इनपुट किया जा रहा है, वी आर इनपुटिंग टू वैल्यूज ए एंड बी इनसाइड मेन। देन कैलकुलेशन एंड आउटपुट टास्क विल बी परफॉर्म बाय एड फंक्शन। टोटल 3 टास्क थे। एक फंक्शन एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए 3 टास्क क्या है? इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट। तो इनपुट किया जा रहा है मेन में, कैलकुलेशन और आउटपुट किया जा रहा है फंक्शन में। क्लियर? अब यही काम में हम एक काम और कम फंक्शन से करवा रहे हैं, कि हम फंक्शन से बोलना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन आउटपुट प्रिंट ना करे, वी वांट टू शो आंसर फ्रॉम हियर। अब हम ये चाहते हैं कि एडिशन का जो आंसर हुआ
वो हम यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं, रिजल्ट जो है वो हम यहाँ से प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? वो जो रिजल्ट कैलकुलेट होके आया हुआ है, वो रिजल्ट यहाँ पर हम कैसे प्रिंट करेंगे? क्या z लिख देंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पर एक स्कोप रूल काम करता है, जिसको मैं डिटेल में भी इसके बाद बता रहा हूँ। तो z तो नहीं लिख पाएंगे, एरर आएगा। अब कैसे करें कि ये आंसर हम यहाँ से प्रिंट कर लें? तो इसके लिए बेटा आपके पास एक ही तरीका है। क्या करेंगे हम यहाँ पर? वी विल एड, ये आंसर तो प्रिपेयर हो चुका है z में। नाउ वी विल थ्रो दिस आंसर फ्रॉम फंक्शन डेफिनेशन टू इट्स कॉलिंग स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो फंक्शन ने आंसर तैयार किया हुआ है, वो आंसर को यहां से वी विल थ्रो, रिटर्न स्टेटमेंट विल थ्रो दिस आंसर टू हियर। क्लियर? यहां पर अब ये फंक्शन जो है, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है। दिस फंक्शन इज रिटर्निंग नाउ अ वैल्यू। So whenever a function will return a value, you must have to cache this value into any variable. You have to make any arrangement for storing this returned value inside any variable. अब मैंने चेंज क्या किया, ऐसा क्यों करना पड़ा? तो उसका रीजन समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पे c इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि ये फंक्शन जो है विदाउट रिटर्न वाला नहीं है। दिस फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग। तो जो फंक्शन कुछ आउटपुट देता है, तो उसकी आउटपुट की हुई वैल्यू को कैच तो कहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहां से ये फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न किया, वो रिटर्न वैल्यू को हमने कहां पे कैच करेंगे? यहां पर। कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल सा है। देखो अपना प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो एक फ्लो में आपको समझ में आएगा कैसे। whenever we run this program, starting point will be this, ये है मेन प्रोग्राम और ये है फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। तो यहां पर मेन प्रोग्राम में it will input two number from us. Suppose we enter two number 5 and 7. Value of a is 5, value of b is 7. Okay, now again we are calling this add function by passing a and b. a b argument जो है इसकी वैल्यू 5 7 है। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो कॉलिंग के लिए कंट्रोल जाएगा इधर, ए बी की 5 7 पास हो जाएगी वैल्यू x और y में। x कितना बन जाएगा 5, y कितना बन जाएगा 7। पहले आर्गुमेंट की वैल्यू पहले पैरामीटर में जाती है, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7। नाउ 5 एंड 7 विल बी एडेड, रिजल्ट 12 विल बी स्टोर इन z। अब ये z, ये हीरो या हीरोइन बोल दो, रिटर्न स्टेटमेंट, इसका रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये रिटर्न का मतलब ये कि ये जो z है ये रिटर्न करेगा कहां पर? अ रिटर्न स्टेटमेंट विल रिटर्न वैल्यू एट कॉलिंग लोकेशन। कहां पे कॉल हुआ है फंक्शन? फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पर, तो ये रिटर्न वैल्यू यहीं थ्रो होगी। तो हमने यहाँ बिठा के रखा है सी को कैच करने के लिए, कि जब भी उधर से कुछ आ जाए तो उसको आप कैच कर लो। तो सी में सीधे कैच हो जाएगा। जो एड फंक्शन से आंसर जनरेट हुआ है, जो भी रिटर्न जनरेट हुआ है, इट विल स्टोर इन सी। तो इस वजह से सी को सीधे कैच मिलेगा, सी के हाथ में सीधा आ जाएगा 12। अब सी के हाथ में 12 है, हमने उठा के इसको प्रिंट कर दिया, रिजल्ट 12। तो जब यूजर को भी आंसर दिखेगा तो यूजर के आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सी बात है, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे आउटपुट कैसा दिखेगा इसका? आपके सामने वही दो मैसेज आएंगे, एंटर ए आपने सपोज दिया 5, एंटर बी आपने सपोज दिया 7, आपके स्क्रीन पर आंसर आ जाएगा रिजल्ट 12। आई बात समझ में बेटा? तो इस तरीके से आंसर विल बी 12 एंड नाउ वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस बाय यूजिंग यस आर्गुमेंट, यस रिटर्न। अब एक चीज मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टाइप है जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा बार यूज होता है यही वाला टाइप, यस आर्गुमेंट यस रिटर्न। बहुत सारे फंक्शन, आपका खुद का भी फेवरेट मेथड यही बन जाएगा आगे चलकर। जब भी आप फंक्शन डिफाइन करने के बारे में सोचेंगे, आपको सबसे कन्वीनियंट यही लगेगा और सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है, यस आर्गुमेंट यस रिटर्न। चौथा टाइप बच गया है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो फोर्थ टाइप जो है वो है कौन सा? नो आर्गुमेंट यस रिटर्न। अच्छा, नो आर्गुमेंट नहीं है और यस रिटर्न, मेरे साथ में आप भी सोचते जाइए और बताते जाइए क्या नो आर्गुमेंट का मतलब क्या जा रहा है। नो आर्गुमेंट और यस रिटर्न इंप्लीमेंट करना है, मतलब ये कि फंक्शन से फंक्शन में आर्गुमेंट पास नहीं करना है, नो आर्गुमेंट।
नो आर्ग्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट एम्प्टी होना चाहिए, यस, ब्रैकेट एम्प्टी कर दिए। तो फिर ये एक्स और वाई कहां से आएगा? प्रोग्रामिंग में एक रूल तब आपको याद ही रखना है कि वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज और मस्ट बी इनपुट इट्स वैल्यू बिफोर इट्स यूज। एक्स और वाई डायरेक्टली आप ऐड करने का बोल रहे हैं, इसको इनपुट नहीं किया है, इसमें कुछ असाइन नहीं किया, तो एक्स और वाई की वैल्यू कहां से लाओगे? तो यस, वो वैल्यू हमको फिर इनपुट ही करना पड़ेगी। यहाँ पर फिर हमने इनपुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर इनपुट कर दिया। अभी मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये फंक्शन, अभी बहुत सारी चीजें कल कंप्लीट हो पाएगी, पर आपके जितने भी डाउट्स हैं कमेंट में लिख दीजिएगा बेटा, तो मैं अच्छे से उनको सॉल्व करवा पाऊंगा। तो अभी लास्ट के कमेंट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनको मैं देख पाऊंगा। जब क्लास एंड होगी तो जरूर कमेंट लिखेगा आपके क्वेश्चन जो अनट्यून्ड है। अब देखो, नो आर्गुमेंट जो है, नो आर्गुमेंट में हमने आर्गुमेंट नहीं लिया, तो इनपुट कहां से किया? यूजर से इनपुट किया, ए और बी। तो फिर ए और बी ही ऐड होंगे ना, एक्स और वाई नहीं होंगे, या तो फिर इनको एक्स वाई कीजिए। तो ठीक है, रहने देते हम, वी आर एडिंग ए एंड बी, ठीक है, कैपिटल हो गया ए प्लस बी। रिजल्ट विल बी स्टोर इन जेड, जेड के बजाय नेम सिमिलरिटी रहे इसलिए सी ले लेते हैं इधर भी। रिजल्ट विल बी स्टोर इन हियर सी। नाउ वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन हियर, अब कॉलिंग स्टेटमेंट यही रहेगा, सी इक्वल एड ए कॉमा बी, सी इक्वल एड ए कॉमा बी, प्रिंट रिजल्ट सी। तो यहां पर अब ये बन गया फंक्शन नो आर्ग्यूमेंट यस रिटर्न। कैसे? जब रन करेंगे आप, whenever you execute this program, starting point will be this, मेन प्रोग्राम की पहली लाइन यही है, आते से फंक्शन कॉल कर लिया हमने मेन प्रोग्राम में, सी इक्वल एड ए कॉमा बी। ये गलत हो रहा है भैया, यहाँ पर क्या हो रहा है गलत? यस, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट हैविंग एनी आर्ग्यूमेंट, वी मस्ट हैव टू पुट ब्रैकेट एम्प्टी। यस, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, एड फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होते से ये फंक्शन ने अपना खुद इनपुट किया 57, 57 will be added to result will be stored 12, result 12 will be printed, then this 12 will be stored in C। हमने फंक्शन के रिटर्न का नाम भी C लिया और जो जिसमें कैच कर रहे हैं वो भी C लिया, सेम भी ले सकते हैं अलग भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर ये दोनों C अलग अलग रहेंगे, जैसे एक क्लास 12th ए का रोल नंबर 101 और क्लास 12th बी का रोल नंबर 101, ये दो अलग अलग स्टूडेंट है, वैसा कुछ माइंड में रखिएगा अभी इसको। ये C जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो C इस मेन के C से अलग रहेगा, ठीक है। तो C इक्वल एड, जो रिजल्ट बन गया C की वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी, तो आंसर यहाँ पे प्रिंट होगा। मतलब एड फंक्शन इनपुट करेगा, कैलकुलेशन करेगा, पर आंसर जो प्रिंट होगा वो मेन फंक्शन से होगा, तो इसलिए आंसर को यहाँ प्रिंट नहीं किया, यहाँ से आंसर को हमने रिटर्न करवा दिया। नाउ दिस रिटर्न आंसर विल बी स्टोर। तो अब ये C इक्वल एड फंक्शन का जो रिजल्ट है वो प्रिंट करवा दिया। तो मेन फंक्शन फिर से देख लो एग्जीक्यूशन एक बार फिर से, फर्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, एड फंक्शन कॉल होगा एम्प्टी हैंडेड विदाउट एनी आर्गुमेंट। जैसे एग्जीक्यूशन शुरू होगा हमसे दो नंबर का इनपुट लिया जाएगा, ए और बी, कंप्यूटर हमसे दो नंबर इनपुट लेगा, फंक्शन हमसे दो नंबर लेगा इनपुट, 57 हमने इनपुट किए, 57 रिजल्ट बन गया 12। ये 12 रिटर्न हो रहा है रिटर्न की स्टेटमेंट की वजह से, रिटर्न 12 कहां रिटर्न होता है? सिंपल एक लाइन का रूल, फंक्शन विल रिटर्न इट्स वैल्यू एट कॉलिंग लोकेशन, जहां कॉल हुआ वहीं तो रिटर्न होगा, तो ये 12 रिटर्न होके सी में आ जाएगा एंड 12 विल बी प्रिंटेड। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। तो ये हमारा फोर्थ टाइप भी इंप्लीमेंट हुआ बेटा, नो आर्ग्यूमेंट यस रिटर्न, आउटपुट सेम रहेगा, 12 ही आना है चारों कोड में, पर केवल हमने अलग अलग तरीके से आर्गुमेंट और रिटर्न को बैलेंस करने के लिए ये चार मेथड देखी। बेटा ये एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा, मैं इसी कोड को अब ये जो अभी तक जितना पूरा टाइप किया उस कोड को आपके कमेंट में भी रख देता हूं ताकि आप कॉपी पेस्ट करके भी ट्राई कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारा फंक्शन में बहुत सारी चीजें समझने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें इस कोड को रन भी करके देख सकते हो और आपके जितने अब डाउट्स हैं प्लीज लास्ट के कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें मेंशन कीजिएगा। ओके, थैंक यू। क्यों बेटा टाइम देखना है? ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे।
और आगे इस टॉपिक को लेकर जाएंगे। थैंक यू बेटा, बाय।